हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। तो देखिए, ज्योग्राफी के हमारे DSSP के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो बच जाते हैं। तो आज हम जो टॉपिक है आपके रॉक्स एंड मिनरल्स वाला, जिसमें हम टाइप ऑफ रॉक्स हो गए, सॉइल फॉर्मेशन हो गया, मेजर टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी रॉक्स की सारी चीज़ें हैं, उसके प्रकार हैं, उसकी विशेषताएं हैं, सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। उसी के साथ में एक और टॉपिक हम लेंगे आज, जो कि हमारे सेकंड नंबर का टॉपिक है, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है, जिसके अंदर आपके वेदरिंग आती है, मास फास्टिंग आती है, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स एंड कास्ट टोपोग्राफी। ये वाले जो दो टॉपिक हैं आपके, इनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो एंड तक जरूर देखना है। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आपकी एग्जाम बहुत पास आ चुकी है, अभी हिस्ट्री हमारी पूरी हो चुकी है। अगर कोई टॉपिक बचता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैम ये वाला टॉपिक आपने नहीं करवाया, तो मैं वो भी करवा दूंगी। और ज्योग्राफी के भी कुछ टॉपिक हमारे हो चुके हैं, बाकी जो बच जाते हैं टॉपिक उनको हम अभी फटाफट फटाफट कवर कर लेंगे। तो आप हिस्ट्री के कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैम ये वाला टॉपिक हमारा बच गया है, तो इसको आप कवर करवा दीजिए, तो डेफिनेटली आपको वो भी कवर करवा दिया जाएगा। और पॉलिटी का भी बेटा मैं अलग से एक मतलब 2 वीडियो बनाऊंगी, जिसमें सारी पॉलिटी आपको करवा दूंगी, और 2 ही वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स भी करवा दूंगी, है ना। तो अभी नेक्स्ट उसी का ही हम कर लेंगे। अभी आज फिलहाल हम ज्योग्राफी कर लेते हैं। जो रॉक्स और मिनरल्स वाला और एजेंट ऑफ ग्रेडेशन का जो टॉपिक है, उससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। उसके बाद हम एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक कर लेंगे, ओशियंस आ जाते हैं, फिर बायोस्फीयर आ जाता है। तो ये सारे टॉपिक हम अच्छे से कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला प्रश्न है हमारा रॉक्स एंड मिनरल्स के, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो 2 टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, 2 नहीं बहुत सारे आ जाते हैं। एजेंट ऑफ ग्रेडेशन में वेदरिंग आ जाता है, मास फास्टिंग आ जाता है, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स और कास्ट टोपोग्राफी, तो सभी को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्रपट्टी का सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए, पृथ्वी की प्रपट्टी में सबसे ज्यादा, अगर इनमें से देखें तो कौन सा, ऑक्सीजन होता है ना सबसे ज्यादा हमारी। यहाँ पर अगर देखें तो गैस में ही देखें तो नाइट्रोजन है। इससे पूछा है पृथ्वी की प्रपट्टी का सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व पूछा है, तो आपकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी। पृथ्वी की प्रपट्टी पर लगभग 40% जो है वो ऑक्सीजन होती है। इसके बाद में किसका नंबर आता है, सिलिकॉन का आता है, उसके बाद में एल्यूमिनियम और लास्ट में लोहा। तो ये सीक्वेंस है पृथ्वी की प्रपट्टी में। तत्व पूछा है, आप कहीं गैसों में से कंफ्यूज हो जाएं कि ये नहीं, तत्व पूछे हैं पृथ्वी की प्रपट्टी पे, ठीक है, कि प्रपट्टी में कौन से जो क्रस्ट है अर्थ की, उस पे पूछे हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगभग आपके 46% है। उसके बाद सिलिकॉन आती है, अगर सीक्वेंस में पूछ ले तो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। थोड़ा सा फटाफट फटाफट करेंगे, ठीक है। पृथ्वी की प्रपट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज समूह कौन सा है। तो पृथ्वी की प्रपट्टी में सबसे अधिक खनिज समूह देखते हैं तो आपका सिलिकेट पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में सिलिकेट खनिज पृथ्वी की प्रपट्टी में लगभग 90% भाग पर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ी स्पीड पकड़ रहे हैं, टाइम बहुत कम बचा है और चीजें बहुत सारी करनी है इस वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चट्टानों को कितने मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। चट्टानों को मोस्टली 3 प्रकार होते हैं। चट्टान के कौन कौन सी चट्टान होती है आपकी, आग्नेय चट्टान होती है, आग्नेय, अवसादी, अवसादी, और तीसरी होती है कायांतरित या रूपांतरित, इसको बोलते हैं आप। इंग्लिश में देखें तो आपकी इग्नीस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो 3 प्रकार की रॉक्स आपकी होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आग्नेय चट्टानें किससे बनती हैं। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इतनी ज्यादा टिपिकल घुमा फिरा के लैंग्वेज में आपको नहीं याद दे रही हूँ, बस ये इनसे आप अगर कैसे भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ लें तो आपको इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा। थोड़े से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, समझने की जरूरत है। अभी टाइम कम है, अगर मैं क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे दूंगी आप खुद कंफ्यूज होंगे और आपके दिमाग, आप अपने आप को डिमोटिवेट समझेंगे कि अभी हमें तो आ ही नहीं रहा ये कैसे है। इसलिए मैंने थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी ज़्यादा हार्ड आपके लिए नहीं रखी है, क्योंकि अभी इस टाइम पे अगर मैं बहुत ज़्यादा हार्ड दूंगी तो आप खुद अपने मतलब अपने आप को मोटिवेट नहीं फील कर पाएंगे।
बस यही रीज़न है। और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आप बहुत ज़्यादा कई बार देखिए, आप 2018 वाला पेपर देखेंगे अगर डी ट्रिपल एस बी का, तो उसमें लैंग्वेज बहुत टिपिकल दी गई है, थोड़ी सी घुमा फिरा के दी गई। 2021 वाले में बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे आंसर पूछे गए हैं ना। तो कोई भरोसा नहीं है कैसा पेपर आएगा, वो तो 1 तारीख को पेपर होगा, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से। बट मैं क्वेश्चन वैसे ही दे रही हूँ जैसे एग्जाम में एनसीईआरटी में दिए गए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रोक से वैसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं आपके लिए। अगला है, आग्नेय चट्टानें किससे बनती है? तो देखिए, जो इग्नियस रॉक है वो मैग्मा और लावा से बनते हैं। किससे बनते हैं? मैग्मा और लावा से। मैग्मा और लावा के ठंडे होने से जो है आपकी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इग्नियस रॉक्स form when magma और लावा कूल एंड सॉलिड फ्रेम। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं इससे कि ये इससे कौन सी चट्टानें हैं, ये कौन सी चट्टानें हैं। तो ग्रेनाइट आपकी जो है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। 2 तरीके की इग्नियस रॉक होती हैं, एक अंतःस्रावी इग्नियस रॉक होती है, एक बाह्य स्रावी इग्नियस रॉक होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। तो जो आपकी ग्रेनाइट है वो पृथ्वी के भीतर जो मैग्मा ठंडा होता है धीरे धीरे, उससे ग्रेनाइट का निर्माण होता है। तो इंट्रूसिव यानी पृथ्वी के अंदर, एक्सट्रूसिव यानी कि पृथ्वी के बाहर। तो ग्रेनाइट आपका अंतःस्रावी आग्नेय चट्टानों के प्रकार हैं। अब आता है आपका बेसाल्ट। बेसाल्ट किस प्रकार के चट्टानों का प्रकार है? तो हमने देखा ग्रेनाइट हमारे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का प्रकार है, वैसे ही बेसाल्ट जो है वो एक्सट्रूसिव जो इग्नियस रॉक है, बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं, उनका प्रकार होता है। बेसाल्ट मतलब लावा जो होता है वो पृथ्वी के अंदर ठंडा न होकर पृथ्वी के बाहर सतह पर आकर के ठंडा होता है, उसी को हम कहते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान या बेसाल्ट का निर्माण जिससे होता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अंतःस्रावी आग्नेय चट्टान जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा का ठंडा होकर बनने वाली चट्टानें होती हैं। एक जो आपके बाह्य अग्निशैल हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, वो पृथ्वी के आपके क्या होती हैं, सतह पर आकर के ठंडा होता है लावा, उसी को आप बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। बेसाल्ट इसका उदाहरण है। ग्रेनाइट आपके अंतःस्रावी चट्टानों का उदाहरण है। अवसादी चट्टानें किससे किनसे बनती हैं? तो हमने आग्नेय चट्टानें देखी थी किससे बनती हैं। अभी हमारे सामने क्वेश्चन है, अवसादी चट्टानें किससे बनती हैं? जो सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। तो अवसादी चट्टानें जो है वो अवसादों के जमाव से बनती है। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स जो होते हैं उनकी वजह से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानें जैसे जल, वायु, बर्फ से जो भी कण लाए जाते हैं उनके जमाव के कारण आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सी चट्टानों में जीवाश्म को संरक्षित करती है? ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। तो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स ही होती हैं जिसमें आपके जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों की परतों में जीवाश्म के अवशेष जो है वो दबकर जीवाश्म बनते रहते हैं, जीवों के अवशेष दबकर, तो उसी को आप जीवाश्म कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैम आप है ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं ले रहे। बेटा यही क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को बहुत टफ लग रहे हैं। और जिसने, हाँ ठीक है, कोई सबके अलग अलग टाइप्स होते हैं, कोई अच्छे से स्टडी करता है, कोई बहुत डीपली करता है, कोई थोड़ी कम करता है। तो मैं सभी को ध्यान में रख कर साथ में चलती हूँ ना, मैं किसी पर्टिकुलर एक बच्चे को तो नहीं कि उसने बहुत अच्छे से कर लिया उसके लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर दिए। तो ऐसा तो आपके एग्जाम भी नहीं करती है ना। तो बहुत सारे बच्चों के लिए यही क्वेश्चन टफ है और उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं कि मैम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है, हमारी जो लास्ट में हमारा थोड़ा बहुत सिलेबस बचा है वो आपके क्वेश्चंस के थ्रू हमारा रिवीजन हो रहा है, या किसी ने तो एक बार भी नहीं पढ़ा तो वो एक बार भी इसको पढ़ लेते हैं तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ। तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो आप लोगों को जिसको अच्छा लगे वो आप देखें, जिसको ना लगे वो स्किप कर सकते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप कंटिन्यू उसको देखें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम है ना।
तो मैं सभी को ध्यान में रखकर चलती हूँ। मैं किसी ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को, जैसे जिसने बहुत अच्छा पढ़ लिया मैं उसी को लेके चलूँगी, किसने कर लिया और ऐसा। मेरा काम है सभी बच्चों को साथ में लाएगी। टीचर का यही काम होता है, आप सभी बच्चों को साथ में लेकर चलेंगे, है ना। कोई स्पेशल जो बहुत इंटेलिजेंट है उसको किसी को पकड़ के चलेंगे कि हाँ ये इंटेलिजेंट, इसी को आगे लेकर चलना है, नहीं, सभी को साथ में लेकर चलना ही एक टीचर की वो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मैं वो ही काम कर रही हूँ, सभी को साथ में लेके चल रही हूँ। किसी को इजी लग रहा है, किसी को टफ लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको इजी लग रहा है वो इजी तरीके से पढ़े, जिसे टफ लग रहा है वो उस तरीके से पढ़े। अगला है रूपांतरित चट्टानें किनसे बनती हैं। तो आपकी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो किससे बनती हैं। हमने आग्नेय चट्टानें देखी, हमने अवसादी चट्टानें देखी, अब हमारी लास्ट आती है रूपांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित चट्टानें भी इनको कहते हैं। तो यह आपके बनती हैं मौजूदा चट्टानों के ताप और दाब के कारण। तीनों अलग अलग तरीके से बनती हैं ना। तो आपकी जो पुरानी चट्टानों पर जो अत्यधिक ताप और दबाव होता है उसके प्रभाव से नई रूपांतरित चट्टानें बनती है। या तो वो कायांतरित चट्टानें हो सकती है, या तो वो अवसादी चट्टानें हो सकती हैं, या आपकी आग्नेय चट्टानें हो सकती हैं। तो जो पुरानी चट्टानें होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा या तो ताप होता है या दबाव अधिक पड़ता है, उसकी वजह से नई चट्टानों का निर्माण होता है और वही आपकी रूपांतरित मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टानें होती हैं। अगला है संगमरमर किसका रूपांतरण रूप है। तो संगमरमर जो है, ये क्वेश्चन देखिए रूपांतरित रूप जरूर पूछा जाता है। तो संगमरमर आपका चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। लाइमस्टोन का रूपांतरित रूप आपका क्या हो जाएगा, संगमरमर। संगमरमर का रूपांतरित रूप लाइमस्टोन हो जाएगा ना। चूना पत्थर पर गर्मी और दबाव पड़ने से किसका निर्माण हो जाता है, संगमरमर का निर्माण होता है। तो चूना पत्थर किस में चेंज हो जाता है, संगमरमर में चेंज हो जाता है। तो वो संगमरमर का चूना पत्थर का रूपांतरित रूप आपका क्या हो जाएगा, संगमरमर या मार्बल। ठीक है। कोयला किस प्रकार की चट्टानें हैं। कोयला देखिए आपकी अवसादी चट्टानें होती हैं, अवसादी जैविक चट्टानें होती हैं आपकी। कोयला पौधों के अवशेषों से बनता है। और अवशेष किस में पाए जाते हैं, जीवाश्म किस में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में। तो कोयला आपकी सेडिमेंट्री और जो अब जैविक है उनका निर्माण इससे होता है। बलुआ पत्थर सैंडस्टोन किससे बनता है। तो बलुआ पत्थर आपके किससे बनता है, रेत के कणों से बनता है। सैंड पार्टिकल्स से आपका बलुआ पत्थर बनता है। रेत के कणों में दबाव और सीमेंटेशन से बलुआ पत्थर बनते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। संगमरमर की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो संगमरमर की प्रमुख विशेषता ये होती है कि ये कठोर और चमकदार होते हैं। हार्ड और ल्यूस्ट्रियस होते हैं आपके कौन से, संगमरमर कठोर होता है और चमकदार भी होता है और टिकाऊ भी होता है ना। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा कठोर और चमकदार। ग्रेनाइट मुख्य रूप से किन खनिजों से बना होता है। तो ग्रेनाइट आपके किन किन खनिजों से बना होता है, आपके अभ्रक से बना होता है, क्वार्ट्जस से बना होता है और फेल्ड्स्पार से बना होता है। तो आपके ग्रेनाइट जो है इन तीनों खनिजों से मिलकर ग्रेनाइट का निर्माण होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कौन सा खनिज बिजली का अच्छा चालक है, कौन सा खनिज है बिजली का अच्छा चालक है। तो वो आपकी कौन सा हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा। अभ्रक बिजली के उपकरणों में इंसुलेटर के रूप में काम करता है। तो सबसे ज्यादा अगर देखें तो बिजली का चालक आपका अभ्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जो कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो आपका कौन सा हो जाएगा, डायमंड, हीरा। ये क्वेश्चन पूछा गया है PYQs में। तो हीरा जो है वो आपकी सबसे कठोर जो है पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है डायमंड। हीरा जो है वो मो स्केल जो होती है उस पर 10 की कठोरता वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। तो राइट आंसर आपका डायमंड हीरा हो जाएगा। कौन सी चट्टान पिघले हुए मैग्मा के ठंडे होने से बनती है। तो मैग्मा के ठंडे होने से हमने अभी देखा था इग्नियस रॉक बनती है ना। जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर ठोस बनता है तो उसी से तो इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
ताजमहल किस प्रकार के चट्टान से बना है? तो ये क्वेश्चन का आंसर तो सभी बच्चे कर पाएंगे कि ताजमहल किस प्रकार के चट्टान से बना है। संगमरमर से बना है, मार्बल से बना है, सफेद मार्बल से बना है। और मार्बल जो है किसका रूपांतरित रूप है? अभी बताया था आपके चूना पत्थर का, लाइमस्टोन का रूपांतरित रूप है आपके मार्बल। अगला क्वेश्चन है, कांच बनाने में कौन सा खनिज प्रयुक्त किया जाता है? तो कांच बनाने में क्वार्ट्जाइट का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वार्ट्जाइट सिलिका जो है वो कांच बनाने में मुख्य रूप से काम में ली जाती है, तो राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर किसका उदाहरण है? तो चूना पत्थर हमने देखा था अवसादी शैल का, सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। चूना पत्थर जल में शंखों और समुद्री अवशेषों के जमाव से चूना पत्थर बनता है, तो राइट आंसर सी है। कौन सी चट्टान प्राथमिक चट्टान कहलाती है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी चट्टानें आपकी प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं। वो आपकी इग्नियस रॉक, आग्नेय शैल जो है, आग्नेय चट्टानें, वो सबसे पहले मैग्मा से बनती है और इन्हें ही प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो बाह्य आग्नेय चट्टान का उदाहरण आपका अभी मैंने बताया था ना, क्या हो जाएगा? बेसाल्ट। बेसाल्ट कब बनता है? जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के ऊपर आके, सतह पर आकर तेजी से ठंडा होता है, तो उससे बेसाल्ट का निर्माण होता है। और अंदर किसका निर्माण होता है? ग्रेनाइट का, वो आंतरिक इग्नियस रॉक आपकी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान कौन सी हो जाएगी? आपकी स्लेट हो जाएगी। स्लेट जो है वो शैल, वो आपके ऊष्मा और दाब के प्रभाव से बनती है, तो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो स्लेट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो ग्रेनाइट का मुख्य खनिज घटक आपके सिलिका है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सिलिका जो है वो ग्रेनाइट मुख्य क्वार्ट्जाइट और फेल्ड्स्पार से बनी होती है और सिलिका से जो है ये समृद्ध होती है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो हम ये कर चुके हैं। जीवाश्म आपके अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं जीवाश्म। इसी को आपके जीवाश्म चट्टान भी कहते हैं, अवसादी चट्टान भी कहते हैं। और इससे क्या होता है? धीरे धीरे परतें बनती हैं, तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी पर तैरती हैं? अब इसका आंसर आप बताइए, कौन सी चट्टान है वो पानी पर तैरती है? तो फ्यूमस जो है वो पानी पर तैरती है आपके। कौन सी चट्टान? फ्यूमस। देखिए, फ्यूमस में हवा के बुलबुले जो है वो फंसे हुए रहते हैं, जिससे क्या हो जाएगी? हल्की होती है, हल्की होगी तो पानी के ऊपर तैरेगी, है ना। तो फ्यूमस जो चट्टान है वो पानी पर तैरती है आपकी। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे कोमल खनिज कौन सा है? तो सबसे कोमल खनिज आपके टैल्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक, टैल्क जो है वो मोय स्केल पर 1 की कठोरता वाला सबसे कोमल खनिज है। हार्ड मैंने बताया था, हार्ड कौन सा था? डायमंड था। ठीक है, सॉरी आज थोड़ी तबीयत डाउन है, बट फिर भी आपकी एग्ज़ाम है तो मैं आपके लिए प्रिपेयर तो करना ही था, क्योंकि मेरे पे आप इतना भरोसा कर रहे हो तो मैं आपका भरोसा कैसे तोड़ सकती हूँ, है ना। तो नेक्स्ट है, चूना पत्थर के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है? तो चूना पत्थर के रूपांतरण से ताजमहल किससे बना है? मार्बल से, है ना। तो चूना पत्थर के रूपांतरण से चूना पत्थर ऊष्मा और दबाव के प्रभाव में आने से संगमरमर का निर्माण होता है। दक्कन का पठार किस चट्टान से बना है? तो दक्कन का पठार आपके बेसाल्ट चट्टान से बना है। किससे बना है? जो बेसाल्ट चट्टान है उससे बना है दक्कन का पठार। अगर मुख्य रूप से देखें तो ज्वालामुखी जो लावा है उससे बना है, और ये कौन सी चट्टानों से निर्माण हुआ है? तो बेसाल्टिक चट्टानों से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पेंसिल में कौन सा खनिज प्रयोग होता है? तो पेंसिल में आपके ग्रेफाइट खनिज, ग्रेफाइट कार्बन का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट एक तरीके का कार्बन है, और जो कि पेंसिल की जो लीड होती है ना, हम ये लीड बनी होती है, इसको शार्प करते हैं तो लीड निकलती है, तो वो पेंसिल की लीड बनाने में यूज किया जाता है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अवसादी चट्टानें नहीं है? तो अवसादी चट्टानें इतनी पड़ चुकी हैं हम, तो आप बता सकते हैं कौन सी नहीं हो जाएगी? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट तो हमने देखा था आग्नेय जो चट्टान है उसका एक प्रकार है ना।
तो ये आपकी ग्रेनाइट जो है वो अवसादी चट्टानों का प्रकार नहीं है। अगला है क्वार्टजाइट किस चट्टान से बनती है? तो क्वार्टजाइट जो है आपके कौन सी चट्टान से? बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। बलुआ पत्थर में ऊष्मा और दबाव के प्रभाव से आने से क्वार्टजाइट में बदल जाता है। तो बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट, देखिए ये रूपांतरण जरूर आपको ध्यान में रखना है, कौन से किस में रूपांतरित होती है। आग्नेय चट्टान से अवसादी में जाती है, फिर अवसादी से रूपांतरण में, तो कौन सी चट्टान किस में जाकर रूपांतरित, उसका रूप चेंज हो जाता है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है? तो कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत? बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क हो जाएगा। अगला है, देखिए सीमेंट बनाने में कौन सा खनिज यूज किया जाता है? तो सीमेंट बनाने के लिए आपके जिप्सम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? जिप्सम का। ठीक है, सीमेंट का जब निर्माण होता है तो उसके अंतिम चरण में जिप्सम का यूज होता है, क्योंकि जमने का जो समय है वो उसका निर्धारित करने के लिए किसका यूज करते हैं? जिप्सम का यूज करते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? ठीक है, तो धात्विक खनिज आपका कौन सा हो जाएगा? लोहा अयस्क। लोहा अयस्क जो है वो आपका धात्विक खनिज है, जिससे क्या होता है? लोहा प्राप्त किया जाता है लोहा अयस्क से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज में अगर हम देखें तो अभ्रक आपका अधात्विक खनिज के अंतर्गत आएगा, जो कि इसका यूज किस लिए किया जाता है? विद्युत और जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं उनमें इसका यूज किया जाता है अभ्रक का। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो कोयला आपकी जो है वो कौन से प्रकार की चट्टान हो जाएगी? कोयला हमने देखा था कौन से प्रकार की? सेडिमेंट्री रॉक्स, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। कोयला जो है वो पौधों के अवशेषों के दबाव और समय से बनता है, जिससे कि अवसादी जो चट्टान है अवसादी रूप में इसका निर्माण होता है। तो कोयला आपके किसका उदाहरण हो जाएगा? अवसादी चट्टानों का। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा खनिज आभूषण को काटने के औजार बनाने में यूज किया जाता है? अब देखिए ये कोई इजी क्वेश्चन तो है नहीं, है ना, तो मैंने सारे तरीके के क्वेश्चन लिए हैं। स्टार्टिंग में कुछ इजी लिए हैं, बीच में फिर आपके थोड़े से मॉडरेट, फिर थोड़े टफ, तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। हर तरीके का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है, इजी भी आता है, टफ भी आता है, मॉडरेट भी आता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ प्रिपेयर किए हैं कि अब ये क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज आभूषणों को काटने के औजार के रूप में प्रयुक्त होता है? तो डायमंड आपका हीरा जो है वो आपकी उसकी चमक और कठोरता के कारण आभूषण और औद्योगिक उपकरणों में इसका यूज किया जाता है ना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन सी चट्टान प्लूटोनिक चट्टान कहलाती है? तो प्लूटोनिक चट्टान आपकी कौन सी हो जाएगी? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपकी प्लूटोनिक चट्टान कहलाती है। ग्रेनाइट पृथ्वी के भीतर धीरे धीरे ठंडी होकर बनती है, इसलिए इसे प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? अब ये बताइए, आपने पढ़ा है? तो मूर्खों की चट्टान आपके पाइराइट को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? पाइराइट को। पाइराइट की चमक सोने की जैसी होती है, इसलिए इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। मूर्ख बना देते हैं ना, सोना कि सोना दे दिया, बट वो सोना नहीं, पाइराइट होता है, इसलिए इसको मूर्खों का सोना कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना ये, तो ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत महान व्यक्ति होते हैं, कई कई होते ही हैं, है ना। पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा आपकी इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान जो है महासागरों महाद्वीपों के नीचे भूपरपट्टी के अधिकांश भाग में ये चट्टान आपकी पाई जाती है, इग्नियस रॉक। ड्राई शेल में कौन सा खनिज यूज होता है? तो ड्राई शेल में आपके मैग्नीज, लोहा, तांबा और जस्ता। तो ड्राई शेल में आपके कौन सी हो जाएगी? मैग्नीज का यूज होता है। मैग्नीज जो है वो ड्राई ऑक्साइड का यूज ड्राई शेल के जो डिपोलराइजर के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो मैग्नीज का यूज ड्राई शेल में यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा और दाब के कारण कौन सी चट्टान बदल जाती है? तो ऊष्मा और दबाव के कारण जो है आपकी रूपांतरित चट्टान, हमें पता है ना, ऊष्मा और दबाव के कारण जो है ये पुरानी चट्टानें होती है, पुरानी चट्टानों पर ऊष्मा और दबाव के कारण इनका रूप चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको रूपांतरित चट्टान हम कहते हैं।
लोहा धातु प्राप्त करने के लिए कौन सा खनिज प्रयोग किया जाता है? तो लोहा धातु प्राप्त करने के लिए आपके हेमेटाइट का यूज किया जाता है। हेमेटाइट लोह धातु का प्रमुख अयस्क है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चट्टानों की टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चट्टानों की टूटने की प्रक्रिया को क्या कह देते हैं? अपक्षय बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। ये इसके क्वेश्चन भी आगे हम पढ़ेंगे। तो अपक्षय वह प्रक्रिया होती है जिसमें चट्टानें प्राकृतिक रूप से टूटती हैं और बिखरती हैं। तो प्राकृतिक रूप से चट्टानों के टूटने और बिखरने को अपक्षय कहा जाता है। अवसादों के निक्षेपण से कौन सी चट्टान बनती है? तो अवसादों के निक्षेपण से जो है वो आपकी अवसादी चट्टानें बनती हैं। अवसादी चट्टानें अवसादों के जमाव और संघनन से इनका निर्माण होता है। विद्युत इंसुलेटर में कौन सा खनिज यूज किया जाता है? तो हम देख चुके हैं अभ्रक का यूज किया जाता है। अभ्रक एक अच्छा विद्युत इंसुलेटर है और विद्युत उपकरणों में इसका यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। विद्युत इंसुलेटर में कौन सा खनिज अभ्रक का यूज किया जाता है। चट्टानें किससे बनी होती हैं? किससे बनी होती हैं? खनिज से बनी होती हैं, मिनरल से बनी होती हैं। चट्टानें एक या बहुत सारे खनिजों के समूह से इनका निर्माण होता है, समूह से ये बनी होती हैं। तो खनिजों के समूह से बनी होती हैं चट्टानें। मिट्टी को लाल रंग देने वाला खनिज कौन सा है ना? तो मिट्टी को लाल रंग देने वाला खनिज आपका आयरन ऑक्साइड, लोहा ऑक्साइड जो है वो मिट्टी में उपस्थित होता है, जिससे मिट्टी का रंग आपको लाल दिखाई देता है। रेड सॉइल हमने सुना है ना। तो मिट्टी में लाल रंग जो है वो लोहायस्क की प्रधानता के कारण उसका रंग लाल दिखाई देता है। तांबा प्राप्त करने के लिए कौन सा खनिज यूज किया जाता है? तो तांबा प्राप्त करने के लिए आपको कैल्कोपाइराइट का यूज किया जाता है। तांबा जो है, तांबे का प्रमुख अयस्क होता है कैल्कोपाइराइट। तो मैंने कितने सारों के तो आपके अयस्क बता दी हैं। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हमारे जो रॉक्स और मिनरल्स वाला टॉपिक है उससे कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसमें एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है, उसके क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, तो पहला है हमारा वेदरिंग यानी अपक्षय। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसका, अपक्षय किस प्रक्रिया को कहते हैं? ठीक है, तो आप चट्टानों का टूटना, अवसादों का परिवहन, अवसादों का जमाव, मिट्टी का निर्माण। तो ये कौन से प्रकार की जो है अपक्षय है वो किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो हम देख चुके हैं कि चट्टानों के टूटने को क्या कहा जाता है? अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिससे चट्टानें टूटती हैं, बिखरती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं। तो वही आपकी अपक्षय होता है। हम ये देख चुके हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया है? तो रासायनिक जो अपक्षय प्रक्रिया है वो आपकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण में खनिजों का ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया जो है वो होती है और जिससे चट्टानें टूटती हैं। तो रासायनिक अपक्षय जो है वो ऑक्सीकरण के कारण होता है। फ्रोस्ट की क्रिया किस प्रकार का अपक्षय है? तो देखिए आपकी ये जो फ्रोस्ट क्रिया है ये आपकी यांत्रिक जो है यांत्रिक अपक्षय का प्रकार होता है। जब दरारें होती हैं ना, दरारें पड़ती हैं, तो दरारों में जब पानी भरता है, पानी जमा होता है, फिर वो फैलता है, तो ये चट्टानों को चट्टानों पे पानी भर जाएगा तो वो चट्टानों को तोड़ने का काम करेगी। तो ये आपकी यांत्रिक अपक्षय का प्रकार है एक तरीके से, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में गुफाएं बनाने वाला अपक्षय किस प्रकार का अपक्षय है? तो चूना पत्थर जो होता है उसमें गुफाएं बनाने वाला जो अपक्षय हुआ आपका रासायनिक अपक्षय, केमिकल जो है वो आपका वेदरिंग हो जाएगा। जो कार्बोनेशन प्रक्रिया होती है वो चूना पत्थर को घोलकर गुफाएं और फिर उसको सिंक होल इसमें बना देती हैं। तो ये आपके कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? रासायनिक हो जाएगी। जैविक अपक्षय किस कारण होता है? जैविक अपक्षय, तो देखिए जैविक अपक्षय पौधे और जानवरों के कारण होता है, सभी को पता है ना। पौधे की जड़ें हो गई, वो जमीन खोदने वाली चट्टानों को तोड़ती हैं, है ना। अगर पौधे की जड़ें नीचे जाएगी तो जमीन को खोदेंगे तो जीवों की जो चट्टान है उनको ये तोड़ देगी। तो ये आपकी पौधे और जानवर जो है वो जैविक अपक्षय का कारण होता है।
अगला है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कौन सा अपक्षय सबसे प्रभावी होता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे प्रभावी जो अपक्षय है वो आपका केमिकल रासायनिक अपक्षय जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, क्योंकि उच्च तापमान और वर्षा रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करती है जिससे कि चट्टानें टूटती हैं। तो ये आपकी रासायनिक अपक्षय का प्रकार हो जाएगा। एक्सफोलिएशन किस प्रकार का अपक्षय है। तो एक्सफोलिएशन जो है वो आपको यांत्रिक अपक्षय हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दबाव कम होने पर चट्टान जो है वो भारी परतें इसमें छिलने लगती हैं जिससे कि यांत्रिक जो अपक्षय है वो आपका होता है। तो एक्सफोलिएशन जो है वो यांत्रिक अपक्षय का एक प्रकार है। हाइड्रोलिसिस किस प्रकार का अपक्षय है। अब देखिए ये इजी क्वेश्चन तो नहीं है ना, किसी को लग रहे होंगे, शायद बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको लग रहे होंगे, जो नॉर्मल बच्चा है उसको नहीं लग रहे होंगे, है ना। तो हाइड्रोलिसिस किस प्रकार की अपक्षय है। तो ये एक रासायनिक अपक्षय है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से खनिज पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और फिर वो टूट जाती हैं चट्टानें। तो आपकी ये रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी, रासायनिक अपक्षय का प्रकार हो जाएगा। कौन सी अपक्षय प्रक्रिया चट्टानों को कोणीय टुकड़ों में तोड़ती है। तो ऐसी कौन सी चट्टानें हैं वो आपकी हो जाएगी यांत्रिक, है ना। यांत्रिक अपक्षय में चट्टानें शारीरिक रूप से टूटती हैं बिना रासायनिक परिवर्तन के। तो ये जो है वो कोणीय टुकड़ों में चट्टानों को तोड़ती हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है कार्बोनेशन मुख्यतः किस चट्टान को प्रभावित करता है। तो कार्बोनेशन जो है वो चूना पत्थर लाइमस्टोन है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। वर्षा के कार्बनिक अम्ल से चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट में घुल जाता है ना। तो सबसे ज्यादा प्रभावित आपका चूना पत्थर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला हमारा टॉपिक आता है मास वास्टिंग यानी भूस्खलन। ठीक है, तो भूस्खलन के हम क्वेश्चन देख लेते हैं। भूस्खलन किस प्रक्रिया को कहते हैं। तो भूस्खलन जो है वो आपके कौन सी प्रक्रिया को कहते हैं। चट्टान या मिट्टी का ढलान से नीचे सरकना, यही आपका क्या हो जाएगा, भूस्खलन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपकी क्या है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण जो चट्टानें हैं वो चट्टानें और मिट्टी जो है वो नीचे सरक जाती हैं, अपनी जगह से नीचे खिसक जाती हैं। उसी को आपको इसको क्या बोलेंगे, भूस्खलन कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन का प्रकार है। भूस्खलन का प्रकार आपका कौन सा भूस्खलन का प्रकार है। तो भूस्खलन का प्रकार लैंडस्लाइड। अब देखिए अब इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ गया ना। तो लैंडस्लाइड जो है वो आपका भूस्खलन का प्रकार हो जाएगा। लैंडस्लाइड के ढलान से अचानक क्या होती है, चट्टान या फिर मिट्टी जो है वो नीचे खिसक जाती है। तो राइट आंसर आपका, अब देखिए इंग्लिश में ये चीज अलग है, हिंदी में अलग है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मृदा प्रवाह किस प्रकार का है। तो देखिए मृदा प्रवाह जो सॉइल क्रीप है इज अ टाइप ऑफ, तो ये धीमा भूस्खलन होता है। जो ये क्वेश्चन मैं पीवाईक्यूज में आपको करवा चुकी हूँ ना, ऐसे ही क्वेश्चन है उसमें। तो जो आपके मृदा प्रवाह है वो आपका धीमा भूस्खलन है। मृदा प्रवाह ढलान पर मिट्टी का बहुत धीमा नीचे की ओर सरकना आपका क्या हो जाएगा, मृदा प्रवाह हो जाएगा। चट्टान गिरना किस कारण होता है। तो चट्टान गिरना जो है वो आपके तीव्र ढलान के कारण होता है। चट्टान ढलना, जब ढलान की चट्टानों से जो ढीली चट्टानें होती है ना, लूज, वो स्वतंत्र रूप से गिरती हैं, तो उसी को चट्टान गिरना या आपके तीव्र ढलान के कारण ऐसा होता है। कौन सा कारक भूस्खलन को प्रभावित नहीं करता है, कौन सा कारक है वो। तो भूस्खलन को प्रभावित जो है वो आपके ढलान का कोण करता है, वनस्पति आवरण करता है, चट्टान का प्रकार हवा की दिशा नहीं करता, विंड डायरेक्शन जो है वो आपके भूस्खलन को प्रभावित नहीं करता है। मुख्य रूप से ये सारी चीजें हैं, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ढलान हो गया, जल हो गया, वनस्पति हो गई, सारी चीजें जो है वो नियंत्रित करती हैं, लेकिन हवा की दिशा जो है उससे प्रभावित नहीं होता। हिम संकलन किस प्रकार का है। तो देखिए जो आपके हिम संकलन है वो आपके किस प्रकार का है, वो आपके भूसंकलन का ही प्रकार है। मास वास्टिंग का प्रकार है हिम संकलन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हिम संकलन जो है वो भू संकलन यानी मास वास्टिंग का प्रकार है। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बर्फ जो है वो तेजी से नीचे की ओर सरकती है, गिरती है, उसी को आपके हिम संकलन कहा जाता है। स्लंप की विशेषता क्या है।
ठीक है। तो स्लम्प की विशेषता आपकी क्या हो जाएगी, मिट्टी या चट्टान की घूर्णन, ये जो आंदोलन होता है ना, वो ही आपका क्या हो जाएगा, स्लम्प हो जाएगा। स्लम्प में जो सामग्री वक्र होता है वो सतह पर घूमते हुए नीचे सरकता है, उसी को क्या कहते हैं, स्लम्प कहते हैं। यानी मिट्टी और चट्टान का जो घूर्णनीय आंदोलन, मतलब उनमें जो क्या होता है, चक्र सा होता है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, स्लम्प हो जाएगा। कौन सा भूस्खलन सबसे तेज है, तो सबसे तेज भूस्खलन कौन सा हो जाएगा आपके, ये हिमसंकलन है ना। जो संकलन होता है वो भूसंकलन की तुलना में सबसे तेज गति से नीचे सरकता है। आइस जो होती है वो ग्लेशियर होते हैं ना, नीचे से अचानक से नीचे गिर जाते हैं ना। भूसंकलन को किन कारकों से प्रभावित किया जाता है, तो कारक हमने अभी तो देखे ही थे, है ना, कौन कौन से थे, गुरुत्वाकर्षण था, उसके बाद आपका ढलान भी था, जल भी था, तो सारे ही तो थे उसके अंदर, हमने देख चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको भूसंकलन के कारक को प्रभावित करते हैं। मानव गतिविधियां किसे प्रेरित करती हैं तो मानव गतिविधियां आपकी जो है वो किससे प्रेरित करती हैं, भूसंकलन से प्रेरित होती हैं। लैंडस्लाइड से होंगी, कैसे, जैसे मानव गतिविधियां, जैसे आपकी वनों की कटाई हो गई, कौन करेगा, मानव ही करेगा ना। खनन हो गया, उसके बाद में ढलानों को, ये खनन और वनों की कटाई से क्या होगा, ढलान स्थिर हो जाएंगे, और जिससे क्या होगा, भूसंकलन होगा। तो ये मानव गतिविधियां किससे भूसंकलन को प्रभावित करती। नेक्स्ट हमारा रनिंग वाटर, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम रनिंग वाटर के एमसीक्यूज देख लेते हैं। बहता जल किसके लिए जिम्मेदार है, तो बहता जल आपके अपरदन के लिए, जमाव के लिए, परिवहन के लिए, या सभी के लिए, बिल्कुल सभी के लिए। बहता जल अपने मार्ग में अवसाद को अपरदित करता है, परिवहित करता है और जमाता भी है, तो ये सभी के लिए जो है वो जिम्मेदार है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वी आकार की घाटी किससे बनती है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। वी आकार की घाटी किससे बनती है, तो वी आकार की घाटी आपके नदियों से बनती है। वी आकार की घाटी जो है वो लंबी अवधि तक नदी अपरदन से बनती है। लंबी अवधि तक जो है नदी में अपरदन होता है, तो उसकी वजह से आपकी वी आकार की घाटी बन जाती है। मिनेंडर किसका लक्षण है, तो मिनेंडर जो है वो आपके किसका लक्षण हो जाएगा, मिनेंडर आपके तो मिनेंडर किसका लक्षण हो जाएगा, परिपक्व नदियां, युवा नदियां, प्राचीन नदियां, या फिर ग्लेशियर, ठीक है। तो आपके मिनेंडर जो है वो आपकी जो परिपक्व नदियां होती हैं, मैच्योर रिवर होती है ना, उन्हीं का जो है क्या होता है, उन्हीं का लक्षण होता है आपके मिनेंडर, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके मिनेंडर जैसे है, ये आपकी परिपक्व नदियां हैं। जब नदी का जल है वो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, किससे होगा कि धीरे धीरे जो ढलान है ना, ढलान से जो परिपक्व नदियां हैं वो बनती है मिनेंडर से, ठीक है। तो मिनेंडर किसका लक्षण हो गया, परिपक्व नदियों का, मैच्योर रिवर को हो गया, यानी मिनेंडर धीरे धीरे ढलान वाली परिपक्व नदियों से बनता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्यूवियल फैन किससे बनता है, तो एल्यूवियल फैन जो है वो आपका बनेगा किससे, नदियों द्वारा अवसाद का जमाव से आपके एल्यूवियल फैन जो है वो बनेगा। यानी नदियां पहाड़ के तल पर जमा होने वाले अवसादों से आपकी कौन सी प्रक्रिया बनेगी, एल्यूवियल फैन्स जो है वो बनते हैं। डेल्टा कहाँ बनता है, अगला क्वेश्चन है, डेल्टा कहाँ बनता है, कहाँ बनेगा डेल्टा, डेल्टा जो है वो आपके कहाँ पर बनेगा, नदी का मुख जो होता है वही तो आपका डेल्टा होता है ना, डेल्टा सभी को पता ही है। यानी जब नदी के अवसाद नदी के मुख पर आकर जमा हो जाते हैं, जैसे ये नदी है, ठीक है, ये रिवर है, और ये नदी पर यहाँ पर आकर जो है वो उसके नदी के अवसाद जमा हो गए, नदी अपने साथ अवसाद लेकर चलती है और वो अवसाद यहाँ पर जमा हो गए, तो ये तो आपका डेल्टा हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर नदी का मुख होता है। रैपिड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो रैपिड्स जो है वो आपके कहाँ पर पाए जाएंगे, रैपिड आपके पाए जाएंगे नदी के ऊपरी मार्ग में,
है ना। नदी के ऊपरी मार्ग में जो है वो आपके क्या पाए जाएंगे, रैपिड्स पाए जाएंगे। रैपिड वहां होते हैं जहां नदी क्या होती है, तेज ढलान पर बहती है ना, तो वहां आपके रैपिड जो है वो पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदी के टेरेस किससे बनते हैं। तो देखिए नदी के जो टेरेस हैं वो नदी अपरदन से बनते हैं, रिवर इरोजन से बनते हैं। क्या नदी के टेरेस, ठीक है, यानी नदी टेरेस पुरानी बाढ़ वाले मैदान हैं जो नदी अपरदन के कारण क्या हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं, उसी को नदी टेरेस कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये नदी अपरदन के कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सबो लेक किसे कहा जाता है। तो आपके ऑक्सबो लेक जो है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है मीनेंडर कट ऑफ को कहा जाता है। ऑक्सबो लेक, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जब मीनेंडर लूप नदी से कट जाता है तो उसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। तो मीनेंडर हमने अभी देखे थे, और जब मीनेंडर लूप नदी से कट जाता है तो उसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। अब ये जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा उसको नहीं समझ में आएगा। अगला है, पैड प्लेन कैसे बनता है। तो पैड प्लेन जो है वो आपके किस तरीके से बनता है, वो आपके बनेगा नदी के अवसाद का जमाव के कारण आपके पैड प्लेन का निर्माण होता है। पैड प्लेन उन महीन अवसादों से बनते हैं जो नदी के बाढ़ में जमा होते हैं। तो पैड प्लेन, पेनी प्लेन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पैड प्लेन आपका नदी के अवसाद के जमाव के कारण बनता है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक लेवीज कैसे बनते हैं। तो प्राकृतिक लेवीज जो हैं वो आपके नदी के किनारे अवसाद के जमाव के कारण आपके प्राकृतिक लेवीज बनते हैं। नदी के किनारे जो भी अवसाद जमा होते हैं, प्राकृतिक जो लेवेज हैं वो नदी के किनारे पर जो ऊंचे रिज होते हैं ना, रिज अब जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा नहीं समझ में आना, रिज होते हैं वो बाढ़ के समय यहाँ पर अवसाद जमा होने लगते हैं, तो वही आपके लेवीज होते हैं। तो लेवीज नदी के किनारे अवसाद के जमाव के कारण बनते हैं। और ये लेवीज क्या है, तो ये नदी के किनारे पर जो ऊंचे रिज होते हैं वहां बाढ़ का अवसाद आकर जमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पवन किसका माध्यम है। तो पवन किसका माध्यम है, अपर्दन का, परिवहन का, जमाव का, या सभी का। ये अपर्दन पवन जो है वो सभी का, तो आपके क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी पवन जो है वो रेत और जो अन्य अवसाद होती हैं उससे अपर्दित, परिवहित और जमने का कार्य जो है वो करता है। तो विशेष रूप से रेगिस्तान में ये पाए जाते हैं। तो पवन किसका माध्यम होता है, सभी का होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेत के टीले कैसे बनते हैं। तो रेत के टीले पवन के द्वारा बनते हैं ना, विंड डिपोजिशन के द्वारा जो है आपके रेत के टीले बनते हैं। रेत के टीले पवन द्वारा, जो रेत के कण होते हैं ना, रेत के कणों को जो है वो एक जगह इकट्ठा करेगी और इसी से आपके क्या हो जाएंगे, रेत के टीले बन जाएंगे, है ना। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं। अब लोएस किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। लोएस किसे कहते हैं, तो लोएस जो है वो पवन द्वारा जमा महीन जो बलुआ मिट्टी होती है ना, उसी को लोएस कहते हैं, है ना। पवन द्वारा जमा महीन मिट्टी को ही लोएस कहते हैं। लोएस पवन के द्वारा जो भी महीन मिट्टी होती है उससे बनता है और ये उपजाऊ होती है। ये मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ होती है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वेंटिफैक्ट्स कैसे बनते हैं। तो वेंटिफैक्ट्स जो हैं वो आपके किस तरीके से बनते हैं, पवन अपर्दन के द्वारा बनते हैं। और ये जो किसके द्वारा, विंड इरोजन के द्वारा ही बनते हैं। और ये जो है वो पवन द्वारा जो आपकी क्या होती है, जो रेत होती है ना वो कैसी हो जाएगी, घिसी और आकार वाली चट्टानें होती हैं, वो ही आपकी क्या हो जाती है, वेंटिफिकेट्स कहते हैं उसको, जो कि पवन द्वारा चलाई गई रेत से ये इसका निर्माण होता है। तो ये पवन अपर्दन है, आपका विंड इरोजन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र पवन अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो पवन अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जो है आपका कौन सा हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। सबसे ज्यादा रेगिस्तान में ही होते हैं ना
तो सबसे ज़्यादा जो है रेगिस्तान इससे प्रभावित होगा। सूखे क्षेत्र में वनस्पति कम होती है और कम होगी तो पवन अपर्दन इसमें सबसे अधिक संवेदनशील होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित आपका रेगिस्तानी एरिया हो जाएगा। यारडांग क्या है, ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया एग्जाम में। तो यारडांग जो है वो आपका पवन द्वारा बने धारदार चट्टानी जो रिज होती हैं वो आपकी यारडांग कहलाती हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। यारडांग आपकी पवन अपर्दन से सबसे जो लंबी रिज बनती है उसी को क्या कहते हैं, यारडांग कहते हैं। डिफ्लेक्शन क्या है, तो डिफ्लेक्शन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, पवन द्वारा ढीले कणों को हटाना आपका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। डिफ्लेक्शन क्रिया में क्या होता है कि जो पवन के महीन कण होते हैं ना, महीन कणों को जो है ये पवन उठाकर ले जाती है, उसी को डिफ्लेक्शन कहा जाता है। पवन द्वारा ढीले कणों को यानी छोटे जो कण होते हैं उनको हटाना ही आपका डिफ्लेक्शन होता है। डेजर्ट पावमेंट कैसे बनता है, तो डेजर्ट पावमेंट जो है वो कैसे बनता है आपका, ये थोड़े छोटे हो गए हैं ना, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। डेजर्ट पावमेंट जो है वो आपके कैसे बनते हैं, ये डिफ्लेक्शन के द्वारा बनते हैं। डिफ्लेक्शन हमने अभी पढ़ा ही था कि महीन कणे जो हैं उनको हटा देते हैं और मोटे कंकड़ पत्थर जो हैं वो वहां बसते हैं और उन्हें कोई डेजर्ट पावमेंट कहते हैं, है ना। तो हमने ये दोनों हमारे क्लियर हो गए। कौन सी विशेषता पवन जमाव को दर्शाती है, कौन सी विशेषता है जो कि पवन जमाव को दर्शाती है, तो वो विशेषता आपके रेत के टीले हो जाएंगे, है ना। सैंड ड्यून्स जो होते हैं ना, सैंड ड्यून्स बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, सैंड ड्यून्स वाले। तो रेत के टीले पवन द्वारा रेत जमा होने से बनते हैं, सैंड ड्यून्स का निर्माण होता है। तो कौन सी विशेषता पवन जमाव को दर्शाती है, तो रेत के टीले सैंड ड्यून्स दर्शाती हैं। लोएस मिट्टी क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखिए लोएस मिट्टी जो है वो कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होती है। मैंने बताया था ना आपकी जो लोएस मिट्टी होती है उसमें खनिज बहुत समृद्ध मात्रा में पाए जाते हैं और ये कृषि के लिए उपयुक्त होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, तो कृषि के लिए उपजाऊ होती है, इसलिए लोएस महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन हमारे ग्लेशियर से है। अब ग्लेशियर के क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हिमनद क्या है ना। तो हिमनद क्या होते हैं, जो बर्फ के बड़े समूह जो धीरे धीरे चलते रहते हैं वही आपके हिमनद होते हैं। यानी बर्फ के बड़े समूह जो कि क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धीरे धीरे बहते रहते हैं, वही आपके ग्लेशियर होते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यू आकार की घाटियां किससे बनती हैं। यू आकार की घाटियां बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यू आकार की घाटियां आपकी किससे बनेगी, ये आपकी बनेगी हिमन अपर्दन से, है ना। यू आकार की घाटियां जो यू आकार की घाटियां होती हैं वो आपके जो वी आकार की घाटियां होती हैं उनको यू आकार की घाटियों में बदल देता है आपका हिमनद अपर्दन। तो राइट आंसर आपका ग्लेशियर इरोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको पवन अपर्दन वाले हिम अपर्दन वाले ये याद रखने हैं कि कौन से किससे जो है वो रचना होती है, ग्लेशियर से क्या होती है, विंड से कौन सी प्रकार की संरचनाएं बनती है, लोएस किस तरीके की संरचना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें मेरे उससे वो करने से नहीं, आपको खुद को समझने से क्वेश्चन का आंसर आपको करना पड़ेगा कि हिमपर्दन से कौन से प्रकार की, जैसे वी आकार की घाटी है, यू आकार की घाटी है, वो किस तरीके की घाटियां होती है। तो हिमनद वी आकार की घाटियों को यू आकार की घाटियों में चेंज करता है, हिमनद जो होता है वो, ठीक है। तो आपको ऐसे ये क्वेश्चन अपने आप ही करने पड़ेंगे, मेरे करने से मैं तो सिर्फ आपको पढ़ा सकती हूँ, बाकी आपको खुद को ही करना पड़ेगा। अब सिरक क्या होते हैं, तो सिरक जो है वो हिमनद के बने कटोरे जैसे अवसाद होते हैं, है ना, जो कि ग्लेशियल घाटी होती है उसके सिरे पर खोदी हुई गड्ढेदार जगह होती है आपकी क्या, सिरक। तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको आंसर उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मोरेन क्या है। तो मोरेन जो है वो आपके हिमनद द्वारा छोड़ी गई अवसाद जमा होती है। मोरेन चट्टान और मिट्टी का जमाव है जो हिमनद द्वारा लाया जाता है या फिर वहां जमा किया जाता है, उसी को आपको मोरेन कहा जाता है। अब देखिए मोरेन दे दिया, ये किस प्रकार की आकृति, किससे इसका निर्माण होता है, तो हिमनद प्रकार की है। ग्लेशियर जो होते हैं हिमनद से इसका निर्माण होता है, तो हिमनद द्वारा छोड़ी गई अवसाद के जमा से इसका मोरेन का निर्माण होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी एशकर वाला तो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, बहुत बार पूछ लिया गया है इस तरीके इसका क्वेश्चन को।
तो आपके एस्कर जो है वो किस प्रकार की क्या है, कैसे बनते हैं? तो एस्कर आपके जो है वो आपके हिमनद के नीचे बहने वाली पिघली हुई नदियों के द्वारा जो है आपके एस्कर का निर्माण होता है ना। जो एस्कर है वो क्या करते हैं, लंबी रेत और बजरी के रिज होते हैं जो हिमनद के नीचे बहने वाली नदियां जो हैं उनके द्वारा यहाँ पर जमा होते रहते हैं। तो हिमनद के नीचे बहने वाली पिघली हुई नदियों से एस्कर बनता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्लेशियर स्ट्रिएशन क्या है? तो ग्लेशियर स्ट्रिएशन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, ये आपके हिमनद के चलते चट्टानों पर खरोंच हो जाएगा, है ना। तो हिमनद चट्टानों को घसीटते हैं और उसमें जो खरोंच बनती है ना उसी को स्ट्रेशन कहते हैं। सेम आदमी के जैसा, ये मनुष्य के जैसा ही है ना। तो हिमनद में भी ऐसे ही होता है कि चट्टानों को घसीट कर लाते हैं और उसमें जो खरोंच बनती है ना उसको स्टेशन कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। फियोर्ड्स क्या है? तो देखिए फियोर्ड्स जो है वो समुद्र द्वारा भरे गए हिमनद घाटियां होती हैं। फियोर्ड्स, ठीक है। फियोर्ड्स कैसे होते हैं, संकीर्ण होते हैं और गहरी इसमें खाड़ियां होती हैं जो क्या होते हैं, हिमनद अपर्दन और समुद्री बाढ़ से इनका निर्माण होता है। तो समुद्र द्वारा भरे गई हिमनद घाटी आपकी क्या हो जाएंगी, फियोर्ड्स हो जाएंगी। जैसे आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मैं अपने तरफ से कुछ नहीं है, ये ऐसे ही क्वेश्चन लिए जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है एरिटस क्या होता है? तो एरिटस हिमनद घाटियों के बीच जो तीखे रिज होते हैं ना वो एरिटस होते हैं। ये क्वेश्चन तो शायद हमने पीछे कर भी लिया है या फिर पीवाईक्यूज में देखा है, मुझे याद आ रहा है कि हमने ये किया है। तो एरिटस तब बनते हैं जब दो हिमनद जो समांतर घाटियां होती हैं उसको अपर्दित करती हैं, तब एरिटस का निर्माण होता है। तो हिमनद घाटियों के बीच जो रिज बनते हैं, रिज हमने देखा ही था कैसे होता है ना। तो उससे इसका निर्माण होता है एरिटस का। अगला क्वेश्चन है हिमनदीय झीलें कैसे बनती हैं? तो देखिए हिमनदीय झीलें जो हैं वो आपकी पिघले हुए हिमनद जो हैं उनसे बनती हैं ना। जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से हिमनदीय झीलों का निर्माण होता है, यानी जो हिमनद है वो गड्ढे में भर जाती है, पानी वो ग्लेशियर आपके बर्फ है वो पानी गड्ढे में भर जाता है, उससे हिमनद ग्लेशियर जो है उससे झीलों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा टिल क्या है? तो टिल देखिए एक असंगठित हिमनद अवसाद होता है टिल, जो कि हिमनद द्वारा जमा की जाती हैं। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा आप सी वेव्स के क्वेश्चन आ गए हैं, उसके हमारे हो गए ग्लेशियर के। समुद्री तरंगे मुख्य रूप से किससे बनती हैं? तो समुद्री तरंगे मुख्य रूप से आपके विंड हवा से बनती है ना। कि जो समुद्री तरंगे हैं वो महासागर के सतह पर जो हवाएं चलती हैं उन्हीं से तो आपकी क्या बनती हैं, समुद्री तरंगे बनती हैं। और ये किससे, हवा से बनती है ना। तो महासागरों की सतह पर चलने वाली हवा से समुद्री तरंगों का निर्माण होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तरंग का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है? तरंग का सबसे ऊंचा भाग जो है वो आपके क्रेस्ट कहलाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्रस्ट तरंग का सबसे उच्चतम बिंदु होता है जो स्थिर जल स्तर जो होता है उससे भी ऊपर होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है तरंग का सबसे नीचा भाग क्या हो जाता है? सबसे ऊपरी भाग हमने देखा क्रेस्ट हो जाता है। सबसे निचली भाग कौन सा हो जाएगा? तो आपका ट्रैफ हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही बनते हैं। ट्रैफ जो है वो दो तरंगों के क्रेस्ट के बीच का सबसे नीचा बिंदु होता है। तो ये आपका ट्रैफ हो जाएगा। सबसे ऊंचा बिंदु आपका क्रेस्ट हो जाएगा, सबसे नीचा बिंदु आपका ट्रैफ हो जाएगा। और ट्रैफ जो है वो दो तरंगों के क्रेस्ट के सबसे नीचे वाला बिंदु होता है। तरंग अपवर्तन किस कारण होता है? तो तरंग अपवर्तन जो है वो आपके पानी के गहराई में परिवर्तन के कारण बनता है। ए राइट आंसर है। तरंगे जब कम गहरे पानी में आती हैं तो वो मुड़ जाती हैं और उससे जो ऊर्जा है वो खंडित होती हैं। तो पानी की गहराई में परिवर्तन से आपके तरंग अपवर्तन का निर्माण होता है। वेव कट प्लेटफॉर्म कैसे बनते हैं? तो वेव कट प्लेटफॉर्म जो है वो आपके बनते हैं तरंगों द्वारा, तटीय अपर्दन के द्वारा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। लगातार तरंगे चट्टानों के आधार को क्या करती हैं? अपर्दित करती हैं, जिससे कि आपके समतल जो प्लेटफॉर्म है उनका निर्माण होता है। तो तरंगों द्वारा तटीय अपर्दन से आपके वेव कट प्लेटफॉर्म का निर्माण होता है। समुद्री चट्टानें कैसे बनती हैं?
तो देखिए समुद्री चट्टानें जो है वो तरंग अपर्दन के द्वारा बनती हैं। तरंग जो है वो तटीय चट्टानों को लंबवत क्या करती है, अपर्दित करती रहती है, जिससे तीखी चट्टानों का निर्माण इससे होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। स्पिट्स कैसे बनते हैं, तो स्पिट्स जो है वो आपके जो लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट होती है ना, है ना, उनकी वजह से इनका निर्माण होता है। यानी जो तरंगे तट के साथ अवसाद क्या होती हैं, लाती हैं, जिससे आपके स्पिट्स का निर्माण होता है। लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट लाती हैं, उसी से इसका निर्माण होता है। तो आप बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। बैरियर द्वीप कैसे बनते हैं, तो देखिए बैरियर द्वीप से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि समुद्र तट में थोड़ी दूरी पर अवसाद के जमाव से जो है वो बैरियर द्वीप का निर्माण होता है। अवसाद तट के समांतर जमा रहते हैं, जिसके द्वारा बैरियर द्वीप का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैंडलैंड्स किसका सामना करते हैं, तो हैंडलैंड्स जो है वो तेज तरंग अपर्दन होता है, स्ट्रॉन्ग वेव इरोजन होता है आपका। जैसे देखिए बाहर निकलने वाले जो स्थल हैं वो तरंगों की ऊर्जा उससे केंद्रित होती है, और जिससे कि तेज अपर्दन का निर्माण होता है। तो तेज तरंग जो अपर्दन है उससे हैंड लैंड्स का ये सामना करते हैं। तो राइट आंसर आपका ए है। खाड़ियां कैसे बनती हैं, तो ये तो आप आंसर कर सकते हैं। खाड़ियां कैसे बनेगी, खाड़ियां जो है वो नरम चट्टानों का अपर्दन होता है ना, यानी तरंगे क्या होगी, नरम चट्टानों को तेजी से क्या करेंगे, अपर्दित करेंगे, और अपर्दित करेंगे तो इससे खाड़ियों का निर्माण हो जाता है ना। तो जब चट्टानें तेजी से जो है, नरम चट्टानें तेजी से अपर्दित होती हैं, और जिससे हैंडलैंड्स के बीच में खाड़ियां बनती, हैंडलैंड्स हम देख चुके हैं जिसके बीच में खाड़ियों का निर्माण होता है। तो नरम चट्टानों का अपर्दन की वजह से आपकी क्या होती है, खाड़ियां बनती हैं। अब हमारा इसमें लास्ट टॉपिक बता है कास्ट टोपोग्राफी, तो इसके क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। बाकी ये दो जो टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो आप भी अपनी तरीके से जो है, आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब कास्ट स्थल रूप मुख्य रूप से किस पर विकसित होता है, तो कास्ट स्थल रूप जो है वो चूना पत्थर से जो है वो विकसित होता है। कार्बनिक अम्ल के द्वारा चूना पत्थर घुलने से कास्ट जो स्थल रूप है उसका निर्माण होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंक होल कैसे बनता है, तो सिंक होल जो है वो आपकी जो भूमिगत गुफाएं होती हैं ना, गुहाएं होती हैं, उनके ढहने से आपके सिंक होल का निर्माण होता है। जो घुला हुआ चूना पत्थर भूमिगत जो है वो गुहाएं बनाता है, जो कि ढहकर इसमें सिंक होल का निर्माण हो जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन हम देख चुके हैं पहले। तो इससे आपके भूमिगत गुहाओं के ढहने से सिंक होल का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मुझे अच्छे से याद है। स्टेक लेक्टाइस कहाँ से लटकते हैं, तो स्टेक लेक्टाइस जो है, और ये यूजीसी जो नेट की एग्जाम होती है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो जो स्टेक लेक्टाइस होते हैं वो गुफाओं की छत से लटकता है, छत से क्या होता है, लटकता है। तो ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं ना। तो ये गुफाओं की छत से लटकते हैं आपके क्या, स्टेक लेक्टाइस, है ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो गए है ना। अब हमने स्टेक लेक्टाइस देखा था, अब हम देखेंगे कौन सा, स्टेक लेगमेटाइस। अब दोनों में कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना, थोड़ी सी चेंजेस है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है दोनों में, है ना। तो हमने स्टेक लेक्टाइस देखा था कि जो आपकी क्या होती हैं, गुफाओं की छतों से लटकते हैं, स्टेक लेक्टाइस, है ना। और ये आपका है स्टेक लेगमाटाइस। दोनों में कंफ्यूज होता है। स्टेक लेक्टाइस तो खनिजों की भरपूर मात्रा जो है वो गुफाओं से लटकते हुए बनती है, तो वो आपकी स्टेक लेगमाटाइस होती है। और ये है आपका वो स्टेक लेक्टाइस था, और ये स्टेक लेगमाटाइस है। देखिए आप खुद ही आप कर लीजिएगा इसमें। तो ये गुफाओं के तल से लटकता है ना, गुफाओं के तल से होता है, केव फ्लोर से बनता है इसका निर्माण, और वो छत से लटकता था, है ना। यानी स्टेक जो लेक्टाइस है उससे टपकते पानी से खनिज जमा होता है, जिससे कि इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रास्ट स्रोत क्या है, तो क्रास्ट स्रोत जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, क्रास्ट स्रोत आपके
तो क्रास्ट स्रोत भूमिगत चूना पत्थर नालियों के निकलने से ये स्रोत का निर्माण होता है, यानी चूना पत्थर नालियों से बहता पानी जो है वो क्रास्ट स्रोत के रूप में निकलता है। तो राइट आंसर इसका आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है चूना पत्थर की सतह कैसे बनती है। तो चूना पत्थर की सतह है वो रासायनिक घुलन के कारण बनती है। रासायनिक घुलन से जो वर्षा का जो आपके क्या होता है, जल होता है, वर्षा का पानी होता है, उसके जोड़ों के साथ चूना पत्थर को जो है वो घुल जाता है, जिससे सपाट सतह इसकी बनती है। तो ये आपके रासायनिक घुलन के कारण इसका निर्माण होता है। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। क्रास्ट टावर्स क्या होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्रास्ट टावर्स के बारे में। तो क्रास्ट टावर्स जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, व्यापक घुलन के बाद बचे तीखे चूना पत्थर के टीले जो हैं वो आपके क्रास्ट टावर होते हैं, यानी लगातार घुलन से आसपास की चट्टानें वो हट जाती हैं, अलग थलग हो जाती हैं, जिससे टावर का निर्माण होता है, वही आपकी क्रास्ट टावर होता है। अगला क्वेश्चन है क्रास्ट क्षेत्रों में भूमिगत नदियां कहाँ बहती हैं। तो क्रास्ट क्षेत्रों में जो भूमिगत नदियां हैं वो गुफाओं और चूना पत्थर की नालियों में बहती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपकी चूना पत्थर के घुलने से भूमिगत जो नदियां हैं उनका निर्माण होता है और इसे ये नालियों में बहती हैं। तो आपके ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टावर्स क्रास्ट स्थल रूप सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो टावर्स क्रास्ट स्थल रूप जो है वो सामान्यतः आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होती है, वर्षा ज्यादा होती है और चूना पत्थर के टावर्स जो हैं यहाँ क्रास्ट टावर का निर्माण होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वर्षा ज्यादा होगी तो क्रास्ट टावर का निर्माण यहाँ पर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का अंतिम प्रश्न आप कहें तो कि जो लियोथेम्स क्या है। तो स्पेलियोथेम्स जो हैं वो, ये देखिए टर्म्स ही ऐसी होती हैं कई बार समझ में नहीं आती हैं। तो ये आपकी गुहाओं की खनिजीय जो संरचनाएं होती हैं वो आपके स्पेलियोथेम्स होती हैं। और ये आपके जो हमने पढ़ा था ना अभी, स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माटाइट्स और बहुत सारी अन्य गुफा खनिज संरचनाएं इसमें शामिल होती हैं। तो आपकी स्पेलियोथेम्स जो है गुफाओं के खनिजीय संरचनाएं होती हैं। हमने दो तो पढ़ी थी अभी, कौन कौन सी, स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माटाइट्स, जो कि एक तो गुफा की छतों से लटकती है और एक गुफा की जो तल होता है वहां से। तो ये आपकी गुफा खनिज संरचना होती है आपकी कौन सी, स्पेलियोथेम्स। तो ये दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, रॉक्स और मिनरल्स वाला और एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन वाला। तो इसमें बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। आई होप सारी आपके समझ में आए हो और आपको अभी एग्जाम के टाइम पे हाइपर नहीं होना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। एडमिट कार्ड आपके बहुत जल्द आने वाले हैं, तो आप प्रिपेयर रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अपने जो भी ये क्वेश्चन है उनके थ्रू आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।